हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा भूरट। हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक एंड अप टिल लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड टिल द टॉपिक जॉब वर्क। हमारा जो मॉड्यूल 1 है बेटा, जो हमारा मॉड्यूल 1 है, ये हमने जो पढ़ा था क्लास में, इसका पूरा रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। आगे का पोर्शन था दैट इज रजिस्ट्रेशन के आगे के चैप्टर से। सो रजिस्ट्रेशन चैप्टर हमारे मॉड्यूल 1 का फर्स्ट चैप्टर है, इसका रिवीजन हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेटा, जिसने भी अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और जिसके पास भी ये नोट्स नहीं है, डाउनलोड कर लो। वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है, www.icaleague.com में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है ये नोट्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिगार्डिंग व्हाट रजिस्ट्रेशन। इसके पहले एक बार क्विक रिविजन हो जाए फटाफट सेक्शंस का। हमने सेक्शंस पढ़े थे सीजीएसटी एक्ट 2017 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो एग्जाम में 100% काम आने कौन से हैं। सेक्शंस कोड करने जरूरी है बेटा, अच्छा प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए करना चाहिए। सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी, सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 11 इज पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, दिस हम लोगों को अभी भी पढ़ने का है। देन सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 चेंज इन रेट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सेक्शन 15 इंक्लूजन, यहाँ पे हमने पढ़ा वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15 इंक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15 एक्सक्लूजन फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। बेटा इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने बेटा यहाँ पे पढ़ा सेक्शन 16 आईटीसी के चैप्टर में आ जाओ। सेक्शन 16 क्या बोलता है, सेक्शन 16 इज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 17 अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू ब्लॉक क्रेडिट। देन वी हैव स्टडीड सेक्शन 18 स्पेशल प्रोविजन, हमने पढ़े थे आईटीसी के रिस्पेक्ट में। देन सेक्शन 19 हमने जॉब वर्क के चैप्टर में पढ़ा कि प्रिंसिपल क्या क्रेडिट ले सकता है अगर इनपुट और कैपिटल को जॉब वर्कर को भेजा तो यस वहां पे ले सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड। देन उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 20 विच वाज रिगार्डिंग व्हाट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड। बेटा आईटीसी चैप्टर तक के ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो एग्जाम में 100% काम आएंगे। ये सेक्शंस किसके, सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शंस हैं। आईजीएसटी एक्ट का क्या कोई सेक्शन पढ़ा? हाँ, अभी तक के सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी, दैट इज लेवी ऑफ आईजीएसटी का सेक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, ये रिविजन हुआ हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस का। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, बढ़िया टॉपिक है रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है बेटा, एग्जाम में मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन आए, मार्क्स मत छोड़ना, बिल्कुल मार्क्स मत छोड़ना। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ा था, क्विक रिवीजन है, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बेटा रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंप्लायंस ऑफ एनी लॉ इन द कंट्री। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर ही तो आप रिटर्न भरोगे, फिर ही आप पेमेंट्स करोगे, फिर सारी चीजें होगी। ठीक है, उसके बाद ही आप किसी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, ये सारी चीजें। फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में बेटा पैन बेस्ड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पैन बेस्ड? पैन नंबर सबसे पहले आपके पास होना जरूरी है, पैन नंबर सबसे पहले होना आपके पास जरूरी है। अगर पैन नंबर आपके पास नहीं है तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। आपने ध्यान दिया होगा तो किसी का जीएसटीआईएन नंबर देखोगे तो उसमें बीच के 10 डिजिट जो है वो पैन नंबर होते हैं, पैन नंबर होते हैं। ठीक है, वन स्टेट पर वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, जनरल कंसेप्ट ये है वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट। बट अभी ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी है, ऑप्शन दिया है कि अगर एक स्टेट में एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस आपकी है तो आपके पास ऑप्शन है कि हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस का आप एक अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। दिस इज एन ऑप्शन। पहले बिजनेस वर्टिकल था, अभी उन्होंने कर दिया बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे अगर मेरी एक ब्रांच पुणे में है, एक मुंबई में है, नागपुर में, तो मैं तीनों जगह के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, कोई मनाही नहीं है। अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। पर स्टेट रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, आपको स्टेट वाइज तो लेना ही पड़ेगा, बट स्टेट के अंदर अगर आपकी अलग अलग ब्रांचेस है तो उसके लिए आपको ऑप्शन है। ठीक है, सो अ बिजनेस एंटिटी हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट, सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस लिख लो, यहाँ बिजनेस वर्टिकल नहीं आएगा। In a state or union territory may obtain separate registration for each of the place of business. That is optional registration. अभी हम डिटेल में ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन जीएसटीआईएन नंबर हमने पढ़ा, 15 डिजिट का नंबर होता है। एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सीजीएसटी के लिए अलग, एसजीएसटी के लिए अलग,
यूटी जीएसटी के लिए अलग, सो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी में है वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सीजीएसटी के लिए अलग, एसजीएसटी के लिए अलग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिंबल सेम रजिस्ट्रेशन रहेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। देन हु इज द पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर, अगर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख, 20 लाख या 40 लाख जैसी भी जिसकी लिमिट है गुड्स सर्विसेज की, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में लिमिट है 10 लाख एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में पढ़ी थी, 10 लाख रुपए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 लाख रुपए। यहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? कंपोजिशन स्कीम के अलग थे, यहां के स्पेशल कैटेगरी स्टेट अलग है। कौन है यहाँ पे? यहाँ पे MMT-N, MMT-N, MMT मतलब मेक माई ट्रिप डैश नो, एग्जाम तक कोई मेक माई ट्रिप घूमना फिरना सब बंद है। सो MMT-N जो है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इनके लिए लिमिट है बेटा 10 लाख, इनके लिए लिमिट है 10 लाख। ये देखो कौन है MMT-N? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ पे M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा, N फॉर नागालैंड। MMT-N इनके केस में, गुड्स के केस में भी और सर्विस के केस में भी लिमिट बेटा 10 लाख, लिमिट 10 लाख की है। एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का है। देन जो पहले एक्ट में रजिस्टर्ड थे, मतलब जो एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, वैट में रजिस्टर्ड थे, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। उनको एक बार तो जीएसटी में माइग्रेट करना ही पड़ेगा, उन्होंने माइग्रेट किया है, उसके बाद अगर उनकी लिमिट मैच नहीं होती तो वो यहाँ पे भले से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको कोई जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने की, वो कैंसिल करवा सकते हैं। बट वंस यू हैव टू, एक बार तो आपको यहाँ जीएसटी में आना पड़ेगा, सर्विस टैक्स वाले, वैट वाले, एक्साइज वाले। अब फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स के टाइम उसका टर्नओवर 15 लाख था, अभी उसको 20 लाख की लिमिट अप्लाई होती है अदर स्टेट्स में, उसने रजिस्ट्रेशन लेने की जीएसटी में ऐसे जरूरत नहीं, बट पहले सर्विस टैक्स एसएससी है, वो सर्विस टैक्स नंबर उसके पास है, तो वंस उसको एक बार तो जीएसटी में माइग्रेट करना पड़ेगा। आफ्टर माइग्रेशन ही कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, बट दोज हु वेर रजिस्टर्ड अंडर द अर्लियर लॉ हैज टू कंपल्सरीली माइग्रेट टू जीएसटी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, ट्रांसफर हो गया मेरा बिजनेस, ट्रांसफर हो गया, उस केस में ट्रांसफर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस। तो जो ट्रांसफर है, जिसको मैंने बिजनेस ट्रांसफर किया है, उसकी लायबिलिटी आती है यहां रजिस्ट्रेशन लेने की। इन केस ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर बाय एन ऑर्डर ऑफ एन हाई कोर्ट, अमलगमेशन डीमर्जर के केस में बेटा क्या होगा? सो ट्रांसफर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच आरओसी इश्यूज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। तो अगर अमलगमेशन डीमर्जर की बात होती है बेटा और हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो जो ट्रांसफर ही है उसकी लायबिलिटी आती है रजिस्टर करने की, उसकी लायबिलिटी आती है रजिस्टर करने की। यहाँ पे ट्रांसफरी को लायबल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है वो किस दिन से? जिस दिन आरओसी उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देती है, जिस दिन आरओसी उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देती है। तो अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो जो सर्टिफिकेट की डेट है उस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अपन ने इसका जो सेक्शन 22 है वो प्लस एक नोटिफिकेशन था, वो यहाँ पे अपन ने सारा कुछ जितने अमेंडमेंट्स हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करके बहुत सारा डिस्कशन किया था रेगुलर क्लास में। समरी हमारी उसकी क्या थी, किस में क्या लिमिट अप्लाई होती है? तो सबसे पहले लिमिट्स याद रखनी है आपको एग्जाम के लिए, लिमिट्स याद करनी है आपको एग्जाम के लिए। एग्जाम में बेटा देखो जनरली कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर से, एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन पे वेदर द पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट, ऐसा क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है। एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन, तो सबसे पहले तो एक एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पे आपका होल्ड होना चाहिए, और सेकंड आपको लिमिट्स याद होनी चाहिए, 20 लाख है या 40 लाख है या क्या, तो वो अपन यहाँ पे एक शॉर्टकट से याद करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे ये देखो 10 मिस हो गया है। सो स्टेट्स जिनकी लिमिट गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, जो भी सप्लायर ऑफ गुड हो वहां का या सर्विस हो, कौन से स्टेट्स? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMT-N, मेक माई ट्रिप-N, यहाँ पे इनके लिए लिमिट क्या है बेटा? इनके लिए लिमिट यहाँ पे इन्होंने रख दी है 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। MMT-N के लिए लिमिट है 10 लाख रुपए, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिमिट की डिसाइड करने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये है। वहां जो हमने पढ़ा था 10-3, कहां? कंपोजिशन स्कीम की 75 लाख की लिमिट, वो अलग हो गए, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन MMT-N आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिनके यहाँ पे
टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स या सर्विसेज कितना 10 लाख का देखा जाएगा, 10 लाख का देखा जाएगा। उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, मतलब वहां के सप्लायर ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों को लिमिट 20 लाख की लगती है, दोनों को लिमिट 20 लाख की लगती है। तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना, ये बेटा ये जो 6 स्टेट्स हैं, ये जो 6 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में लिमिट कितनी है 20 लाख गुड्स के केस में या सर्विस के केस में, गुड्स के केस में या सर्विस के केस में। तो यहां पे आपकी मेमोरी टेक्निक हो जाएगी सैम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय एंड यहां पे टीपीयू, सैम टीपू आपकी यहां पे होगी मेमोरी टेक्निक। किसके लिए बेटा, किसके लिए कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट या गुड्स की भी और सर्विस के लिए भी, गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी सैम डैश टीपू जो है आपकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पे तेलंगाना, पौंडीचेरी एंड उत्तराखंड, सैम डैश टीपीयू इसमें 20 लाख की लिमिट है, एमएमटी डैश एन में 10 लाख की लिमिट है। इसके अलावा जो भी स्टेट्स बच गए बेटा, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल द अदर स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल द अदर स्टेट्स, यहाँ पे लिमिट है 20 lakhs फॉर सर्विसेज एंड 40 lakhs फॉर गुड्स, 20 lakhs फॉर सर्विसेज एंड 40 lakhs फॉर गुड्स। बेटा यहाँ जो नोटिफिकेशन आया था जिससे 40 lakhs एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वो किस किस स्टेट्स को अप्लाई होता है, वो जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारे स्टेट्स। सर्विस सेक्टर के लिए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एमएमटी डैश एन के केस में 10 लाख है, बाकी सारे स्टेट्स के केस में 20 लाख की लिमिट है सर्विस सेक्टर के लिए। गुड्स के लिए क्या है, गुड्स के लिए बेटा सैम डैश टीपीयू के केस में तो 20 lakhs की लिमिट है, और यहाँ पे बाकी के जो सारे स्टेट्स बचते हैं इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स, उन सबके में एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में 40 lakhs की लिमिट है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में 40 lakhs की लिमिट है, और सर्विस के केस में 20 लाख की लिमिट है। ठीक है, अब ये क्योंकि रिविजनरी है बेटा तो अपन इतना ही कर पाएंगे, बाकी अपन ने क्लास में इसका नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, बट एक बार इंपॉर्टेंट है, फटाफट रिवाइज करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में बेटा क्या क्या आएगा, इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, निल रेटेड सप्लाई which is wholly exempt from tax and which includes non-taxable supply. That means what? That means बेटा नॉन टैक्सेबल में क्या आ जाता है, नॉन टैक्सेबल में पीएचएमएन आइटम भी आ जाते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन के लिए पीएचएमएन आइटम्स भी आएंगे। देन एक्सपोर्ट्स भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। सो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो आप सेम जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे, अगर मैंने मेरी ब्रांच है, एक मेरी मुंबई में ब्रांच है, सेकंड मेरी सूरत में, तो मैंने जो सूरत वाली ब्रांच को सप्लाई किया इंटरस्टेट सप्लाई सेम पैन नंबर पे, तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में आएगा। और इसमें से एक्सक्लूड क्या करेंगे हम, जीएसटी इसमें से एक्सक्लूड होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी जो भी रहेगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस, टैक्सेस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन व्हिच टैक्सेस पेएबल अंडर आरसीएम। ऑब्वियसली यार मैंने इनवर्ट सप्लाई लॉयर की सर्विस ली, जीटीए की सर्विस ली, माना कि मुझे आरसीएम में टैक्स पे करना है, बट इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। क्यों, यहाँ पे आउटपुट का देख रहे हैं यार, वो इनपुट है, माना मैंने टैक्स पे करना है, बट वो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं है। यहां आउटवर्ड सप्लाई की बात हो रही है, इनवर्ट सप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जितने अपन ने प्रॉब्लम्स किए थे बेटा एक बार प्रॉब्लम्स देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है सारे। नाउ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बेटा सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में जहां 20 लाख की और 10 लाख की लिमिट दी हुई है वो हमने पढ़ा था। फिर सेक्शन 23 आएगा, अभी हम पढ़ेंगे पर्सन हु इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। उसमें कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्पशंस आए हुए हैं जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कुछ नोटिफिकेशंस मैंने यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन साथ में ले लिए ताकि आपको यहाँ रिलेट करके रहेगा तो अच्छे से समझेगा। तो इसमें यहाँ जो एक्सेप्शन में कुछ पार्ट है, दैट आर द पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन विच वेयर इश्यूड अंडर सेक्शन 23। ठीक है, सो
अभी सबसे फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मीन्स यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर लिमिट। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर लिमिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर लिमिट। हाँ, माना कि आपका टर्नओवर नहीं है, 5 लाख रुपए ही आपका टर्नओवर, बट आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। क्यों? क्योंकि हमने आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में डाला। First is interstate supply. The moment you make an interstate supply, you are compulsorily required to take registration. The moment you make interstate supply, you are compulsorily required to take registration. मैंने मुंबई से सूरत माल भेजा, इंटरस्टेट सप्लाई किया 2 लाख रुपए का, खाली मेरा साल भर का टर्नओवर 2 लाख रुपए, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ। क्यों? Because you have made an interstate supply which is given under section 24 compulsory registration. सो इंटरस्टेट सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब इसमें बेटा कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्शंस? कि नहीं, ठीक है, उनके केस में 20 लाख की, 10 लाख की, जो भी लिमिट एप्लीकेबल है, 40 लाख की, वो यहां पे अप्लाई होगी। देखते हैं क्या है। सर्विस सप्लायर इफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख। सर्विस प्रोवाइडर को गवर्नमेंट ने पहले तो बोल दिया इंटरस्टेट सप्लाई, फिर थोड़ी दिक्कत हो रही थी सर्विस वालों को, तो एक नोटिफिकेशन लाया गवर्नमेंट ने, बोला नहीं ठीक है चलेगा। सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हो तो फिर आपको देखना है, अगर आपका वो एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख का हो रहा है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को एग्जेम्पशन दिया गया। सर्विस, अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हूँ, मैंने मुंबई से कुछ कंसल्टेंसी सर्विस आपको गुजरात में दी, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर वो 20 लाख से ज्यादा जाएगा तो ही मुझे नॉर्मल 22 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। यहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में इंटरस्टेट के हिसाब से मैं फॉल नहीं करती हूँ। गुड्स सप्लाई कर रही हूँ तो हाँ, भले गुड्स तो आपने 5,000 रुपए का सप्लाई किया है मुंबई से सूरत, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जाम्पशन जो हमने देखा वो किसका था? सर्विस सेक्टर का। देन पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच goods such supply to be computed on all India basis does not exceed 20 lakh and 10 lakhs in case of special category states, that is MMT-N। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एग्जेम्पशन दिया जाए। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सर्विस सेक्टर को तो पूरा दे दिया, गुड्स सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एग्जेम्पशन दिया कि नहीं नहीं ठीक है, अगर आपकी लिमिट अगर 20 लाख होती है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख, अदरवाइज नॉट। Secondly, person making interstate supply of notified product when made by craftsman if the aggregate value does not exceed 20 lakh, 10 lakh in case of specified category state MMT-N। तो क्राफ्ट्समैन यहाँ पे अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो आप नोटिफाइड प्रोडक्ट का, जो कि क्राफ्ट्समैन बना रहे हैं, और आपका एग्रीगेट वैल्यू 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में नहीं जरूरत है। तो यहाँ गुड सेक्टर में किसको और दिया? यहाँ क्राफ्ट्समैन को भी यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया हुआ है। सो हैंडीक्राफ्ट गुड्स, क्राफ्ट्समैन, इनके केस में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख एक्सीड होता है तो ही इन्हें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन लेना है, इवन इफ दे आर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट गुड्स माना मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया, बट अगर 20 लाख का मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जाता है तो ही रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। सेम द केस इन क्राफ्ट्समैन, अदरवाइज नॉट। जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस टू बी रजिस्टर्ड to a registered person have been exempted from obtaining registration. However, nothing contained in this notification shall apply to a job worker जिसकी खुद की liability है रजिस्ट्रेशन की, या जो खुद voluntary registration में जाता है, ये हमने देखा था। और a person who is involved in making supply of service in relation to jewelry, goldsmith, silversmith, ये हमने जॉब वर्क का चैप्टर पढ़ा था, उस टाइम भी देखा था कि जॉब वर्कर अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, प्रिंसिपल और जॉब वर्क अलग अलग स्टेट में, तो भी क्या जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो बेटा अगर एग्रीगेट टर्नओवर जॉब वर्कर का एक्सीड हो रहा है 20 लाख से तो ही जरूरत है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो फर्स्ट हमने इंटरस्टेट पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टेट में एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है? सर्विस सेक्टर को इंटरस्टेट में एग्जेम्पशन दिया हुआ है 20 लाख तक का, देन हैंडीक्राफ्ट्स को, देन क्राफ्ट्समैन को, और जॉब वर्कर्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे casual taxable person. What do you mean by casual taxable person? A person who occasionally undertakes a business at a place where he has no fixed place of establishment. That means what? कि for example मैं बॉम्बे से हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मनीष मल्होत्रा बॉम्बे से हैं, वो जाते हैं हैदराबाद एक एग्जीबिशन लगाने, वहां पे लहंगे बेचने वाले। ठीक है, तो अभी इज ही अ रजिस्टर्ड पर्सन इन हैदराबाद? नो, ही इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, मुंबई, यस। सो वो
पर्सन ओकेजनली अंडरटेक्स अ बिजनेस एट अ प्लेस वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। उनका कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट नहीं है हैदराबाद में, उन्होंने जाके वहां एग्जीबिशन लगाया। सो फॉर हैदराबाद ही इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड ही हैज टू टेक अ रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इवन इफ थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। यहां कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को डाल दिया, यहां कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को डाल दिया और गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जिस स्टेट में जा रहे हो, एग्जीबिशन लगा रहे हो, जहां भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप वहां जाके कुछ सेल कर रहे हो, कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो आपको वहां जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है भाई 90 डेज का, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यहां पे, बट आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो इफ अ सीटीपी इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सिमिलर एग्जाम्पशन यहां पे भी है कि अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा है तो उसे 20 लाख और 10 लाख का एग्जाम्पशन दिया हुआ है, और नोटिफाइड प्रोडक्ट अगर क्राफ्ट्समैन बना रहा है तो उस केस में भी 10 लाख और 20 लाख का एग्जाम्पशन यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में भी सिमिलर एग्जाम्पशंस है जो हमने देखे। देन पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज में अगर आपको टैक्स पे करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। देन अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 हमने पढ़ा था चैप्टर 3 लेवी वाले सेक्शन में। 95 में 3 केसेस थे, याद है आपको? एक जो कैब वाला केस था, हाउसकीपिंग वाला केसेस था, अकोमोडेशन होटल वाला केस था, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है और जिन्हें नोटिफाइड है, अभी सिर्फ 3 ही लोगों को नोटिफाई किया गया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंडर। ठीक है, देन अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, यहां 51 में जैसे टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, यहां 51 में जिसको टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, मतलब कि कौन हो गए यहां पे सेक्शन 51 टीडीएस डिडक्शन वाले, यहां पे उन्हें यहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बेटा जो है बाहर से आके इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than supply specified in 95 through ECO who is required to collect TCS under section 52। आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो किसके थ्रू? ECO के थ्रू। ठीक है, और ECO को क्या है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है TCS कलेक्ट करने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी। बट अभी यहाँ पे अमेंडमेंट भी आ गया है यहाँ पे, और क्या बता दिया है? दोनों चीजें। सर्विस वालों को तो अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट पहले भी एग्जेम्पशन था कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ECO के थ्रू, आप थ्रेशोल्ड लिमिट तक हो तो आपको एग्जेम्पशन है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। अब गुड्स वालों के लिए भी आ गया कि अगर आप क्या हो, आप यहाँ गुड्स सप्लाई कर रहे हो ECO के थ्रू और आपका एग्रीगेट टर्नओवर इस साल में या पिछले साल में अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट है तो आप एग्जेम्प्ट हो। तो यहाँ पे कौन आएगा? वहां पे यहाँ पे वो लोग आएंगे जो गुड्स या सर्विसेज ECO के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, जिस ECO की क्या है यहाँ पे लाइबिलिटी है TCS कलेक्ट करने की। और अगर आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, मतलब एजेंट हो भाई, एजेंट हो तो उस केस में क्या बोल दिया? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, एजेंट्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ISD वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, एवरी ECO रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS, जो भी ECO है जिनको TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है भाई। OIDAR सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, आप सप्लाई कर रहे हो क्या? ऑनलाइन मनी गेमिंग कहां से? फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, किसको? टू एनी पर्सन इन इंडिया, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। या जो भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो भी नोटिफाई कर रही है गवर्नमेंट, इनको क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये क्या था? सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केसेस आगे आएंगे। नेक्स्ट इज द पर्सन हु इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा ये पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ नॉट लायबल टू टैक्स PHMNA आइटम्स, जो लोग ऐसे गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं जिसको नॉन टैक्सेबल गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। पेट्रोल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, आप उसमें टोटल मेरा काम ही वो है, इसमें तो टैक्स लगता ही नहीं है, क्या के लिए रजिस्ट्रेशन लेगा? हाँ, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि भाई थोड़ा तो मैं पेट्रोल सप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा मैं ऐसा कोई टैक्सेबल गुड्स कर रही हूं, तो उस केस में वो एग्रीगेट टर्नओवर में पेट्रोल को भी ले लेगा एग्जेम्प्ट सप्लाई में।
बट एक्सक्लूसिवली मेरा पेट्रोल का ही काम है, तो गवर्नमेंट ने बोला फिर तो क्या ही काम है, ना आईटीसी देना है, ना आउटपुट टैक्स लेना है, नहीं जरूरत ही नहीं रजिस्ट्रेशन में, जरूरत ही नहीं। तो जो एक्सक्लूसिवली यहाँ पे गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं विच इज नॉट लायबल टू टैक्स, उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या टोटली मेरे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने वाया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया मेरा प्रोडक्ट, तो उस केस में भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। एग्रीकल्चरलिस्ट लिमिटेड टू द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो एग्रीकल्चरिस्ट को भी बेटा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट को यहाँ गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब इसमें एक चीज मैं जरूर बताऊंगी हमारे रेगुलर नोट्स के पार्ट में, एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन देखी थी बेटा, मीन्स एन इंडिविजुअल या एचयूएफ, सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ को बोला, कंपनी विल नेवर बी एन एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, टी कॉफी कंपनीज बेनिफिट नहीं ले सकती इसका। तो इट मीन्स एन इंडिविजुअल एचयूएफ हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड by own labor or by the labor of family or by the servants on wages payable in cash or kind or by hired labor under personal supervision of any member of the family। तो जो इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करा रहा है खुद के लेबर रख के, फैमिलीज के लेबर के, या किसी को वेजेस दे करके, बट यहाँ पे खुद सुपरवाइज कर रहा है और सारा कुछ काम करवा रहा है, तो उस केस में इन्हें ही एग्रीकल्चरिस्ट बोला। कंपनी कभी नहीं हो सकती, कंपनी फर्म्स कभी यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो सकती, तो ये पॉइंट बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखिए। सो एग्रीकल्चरिस्ट को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये स्पेसिफाइड कैटेगरी जैसा मैंने बताया आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में हमने जो एग्जेम्पशंस पढ़े वो नोटिफाई हुए, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला, क्राफ्ट्समैन वाला, ई कॉम के थ्रू जो सप्लाई कर रहा है जिसका 20 लाख तक जा रहा है, तो ये सारे एग्जेम्पशंस आए इसी सेक्शन, ये सेक्शन 23 है, ये सेक्शन 23 है, इसके अंदर ही वो एग्जेम्पशंस आए हैं स्पेशल कैटेगरी नोटिफाइड लास्ट पॉइंट में, और वो हमने वहां पे पढ़ लिया क्योंकि हमको इजीली वहां पे पॉइंट टू पॉइंट हमने रिलेट कर लिया, ठीक है। तो सेक्शन 23 हमारा यहाँ पे होता है। अब कोई छोटी मोटी चीजें हैं, यहां तक का पार्ट बेटा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब जो है छोटा मोटा सा चीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, सो आप कब अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन के बेटा? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा हर एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में जहां आप लायबल हो, कितने दिनों में? 30 days फ्रॉम द डे बिकम यू लायबल, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट आता है, 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट आता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, सो 20 लाख जिस दिन क्रॉस हुआ, फॉर एग्जांपल 25 जनवरी को क्रॉस हुआ, तो विद इन 30 days 25 फरवरी तक के आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। नहीं लिया तो क्या होगा वो मैं भी बताती हूँ थोड़ी देर में। तो नॉर्मली जो सेक्शन 22 या 24 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, या मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन गया, या यहाँ पे कोई भी पॉइंट में अगर मैं आता हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कभी लेना है? जब भी वो इवेंट हुआ, टर्नओवर क्रॉस हुआ या वो इवेंट हुआ उसके 30 days के अंदर। पर अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूं, तो उस केस में इन एवरी सच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन विच इज सो लायबल 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो उस केस में बेटा 5 दिन पहले, मैंने शायद गलती से यहाँ पे इसके पहले वाले 30 days वाले पॉइंट में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला, वैसा नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको 5 दिन पहले लेना पड़ता है। उनका 90 days का लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होता है, उनको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है। पहले एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकाल के एडवांस पेमेंट टैक्स का करना है उनको, और उनको रजिस्ट्रेशन लेना है जहां पे भी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन है उनका 90 days का। फिर उनको रिटर्न फाइल करना है जैसे ही उनका वहां पे एग्जीबिशन या जो भी काम बिजनेस के लिए वो गए थे वो कंप्लीट हो जाता है। सो ठीक है। देन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं थी रजिस्ट्रेशन की, यू आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, बट यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरीली। तो आप कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्यों करेगा कोई? किसी को फॉर एग्जाम्पल वो सप्लाई चेन में कहीं बीच में डीलर है और पहले जो मैन्युफैक्चरर जिससे खरीद रहा है वो भी रजिस्टर्ड है, आगे के जो उसके पार्टीज हैं वो भी रजिस्टर्ड है, तो बीच में ही डोंट वांट टू ब्रेक द चेन ऑफ आईटीसी, तो उस केस में वो यहाँ पे कर सकता है। या आपके सप्लायर ने बोला है, रिसिपिएंट ने बोला है कि आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप करवा सकते हो। यूआईएन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू सम नोटिफाइड एजेंसी of United Nation Organization, multinational financial institute and other organization, a UIN number उनको issue होता है। अब now this is very important, effective date of registration, very very important. What does this mean? आपका इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन का क्या रहेगा? आपका इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन का क्या रहेगा? सो एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ द एप्लीकेंट बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन दे दी,
तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? डेट ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहां 30th नवंबर को आप हो गए लायबल टू रजिस्ट्रेशन। 30th नवंबर को आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन थे। आपने रजिस्ट्रेशन मतलब आपका टर्नओवर फॉर एग्जाम्पल 20 लाख क्रॉस हुआ 30 नवंबर को, आपको रजिस्ट्रेशन लेना था? हाँ बिल्कुल लेना था। आपने क्या किया? 5 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। 5 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा क्या होगा? यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 30th नवंबर। 30th नवंबर द डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, मतलब इस दिन से आप सारे जो बिल्स आएंगे सबके आईटीसी ले सकते हो जिस दिन से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गई। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ एप्लीकेंट बिकमिंग रजिस्ट्रेशन। अब आपने दिखाया आलस और आपने क्या किया? 5 फरवरी को रजिस्ट्रेशन लिया। आप 30th नवंबर को लायबल हो गए थे, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया 2 महीने। आपने 5 फरवरी को आपको याद आया, 5 फरवरी को आपने रजिस्ट्रेशन लिया। अब क्या होगा बेटा? अब ये होगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पता है क्या होगा? 5 फरवरी को तो आपने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया 8 फरवरी को। आप लेट हो पर गवर्नमेंट फटाफट काम करती है। गवर्नमेंट ने 8 फरवरी को आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया। तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस यू मेक्स डिले आफ्टर 30 डेज देन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव डेट है। आपका इफेक्टिव डेट क्या रहेगा? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब 8 फेब, मतलब इसके बाद के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिल्स मिलेंगे, इसके बाद आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। इसके पहले के जितने बिल्स आएंगे उसका आईटीसी गया। अब आप सेकंड आर्ग्यूमेंट करोगे तो मैम टैक्स भी तो उसके बाद ही पे करूंगा इफेक्टिव डेट से। नहीं बेटा, टैक्स इज टू बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। टैक्स पे करने की लायबिलिटी तो दोनों केस में 30 नवंबर से आ जाती है। किसी भी केस में टैक्स पे करने की लायबिलिटी तो 30 नवंबर से आती है, पर आईटीसी आप कब से ले सकते हो? इफेक्टिव डेट से ही ले सकते हो। उसी दिन से आप रजिस्टर्ड पर्सन कहला सकते हो। और आईटीसी के प्रोविजन में हमने पढ़ा था कि रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी ले सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जाम इज कि रजिस्ट्रेशन अगर 30 डेज के अंदर अंदर हमने ले लिया तो डेट ऑफ ग्रांट, यहाँ पे डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? डेट फ्रॉम विच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने 30 डेज के बाद किया तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन बेटा? तो अगर आपका मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो आप ले सकते हो अलग अलग रजिस्ट्रेशन हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। यहां पे आप ले सकते हो अलग अलग रजिस्ट्रेशन हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। अगर आपका इफ वन ऑफ द प्लेस ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज अंडर नॉर्मल लेवी देन नो अदर प्लेस कैन बी अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये हमने पढ़ा था। कंपोजिशन में भी या तो सब कंपोजिशन में रहेंगे या सारे के सारे बाहर रहेंगे। ठीक है, या सारे नॉर्मल में रहेंगे या कंपोजिशन में रहेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि मेरी सूरत वाली ब्रांच कंपोजिशन में, बॉम्बे वाली ब्रांच नॉर्मल में, ऐसा नहीं चलेगा। एंड ये बेटा अमेंडमेंट भी है मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। पहले यहाँ पे जब जीएसटी आया था तब बिजनेस वर्टिकल हुआ करता था, अभी बिजनेस वर्टिकल का कुछ भी नहीं है। अभी अगर आपका, मेरा मतलब यही सेम सीए का ही ऑफिस मुंबई में है, सेम नागपुर में है, सेम पुणे में है, सेम औरंगाबाद में, तो मैं चारों जगह के लिए 4 अलग रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ। दैट इज अलाउड। नाउ सुमोटो रजिस्ट्रेशन। व्हाट डू मीन बाय सुमोटो रजिस्ट्रेशन? आपसे सुमोटो नहीं, ऑफिसर चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कब करेगा ऑफिसर? अब वो सर्वे में आया, देखा अरे भाई 5 करोड़ की सेल 1 महीने में, इन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, हर तरीके से टर्नओवर लिमिट एक्सीड हो गई है, तो उस केस में ऑफिसर खुद आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वेयर परसुएंट टू एनी सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च और एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट the proper officer finds that a person liable to be registered under this act has failed to apply for registration. आप अप्लाई नहीं किया आपने, such officer may register the said person on temporary basis and issue the order in the prescribed form. तो वहां पे वो पर्सन आपको रजिस्टर कर सकता है। अब क्या है? सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, जो ओआईडीआर वालों के लिए सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम थी बेटा। जो ओआईडीआर सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनटीओआर प्रोवाइड कर रहा है। वही स्कीम किसको लगा दी? ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को लगा दी। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को लगा दी है। जो ऑनलाइन मनी गेमिंग कहां से प्रोवाइड कर रहा है? फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया। इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था, पर इनको बड़ी सिंपल सी क्या दे दी? सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम दे दी। आगे आएंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन देखेंगे। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में क्या बात हुई थी भाई? हमारी यहाँ पे 2 डायग्राम से हमने देखा था, एवरी पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, और यहाँ पे जो क्या ले रहे हैं? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी ले रहे हैं। उसको क्या करना पड़ेगा भाई? उसको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा उसका पैन नंबर,
स्टेट, यूनियन टेरिटरी, कहाँ पे? पार्ट ए में। पार्ट ए में कहाँ? जीएसटी REG 01 में कॉमन पोर्टल पे। उसका पैन नंबर जो है वो वैलिडेट होगा कहाँ से भाई? CBDT के डेटाबेस से वैलिडेट होगा। और वैसे वेरीफाई भी कैसे होगा? OTP आएंगे उसके पैन से जो लिंक मोबाइल नंबर है, पैन से लिंक जो मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस, उस पर क्या आएगा? OTP आएगा, उससे भी वैलिडेट होगा और CBDT के डेटाबेस से भी वैलिडेट होगा। उसके बाद एक नंबर जनरेट होगा, TRN, टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और कम्युनिकेट होगा एप्लीकेंट को उसके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे एक नंबर आ जाएगा, TRN नंबर। TRN नंबर को क्या करना है? उसको यूज करना है पार्ट बी फिल करने के लिए। वो यूज करेगा एप्लीकेंट यहाँ पे और सबमिट करेगा पार्ट बी एप्लीकेशन अलोंग विद जो जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स है एट द कॉमन पोर्टल। पार्ट बी में क्या क्या रहता है? डिटेल्स रहती है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन आप चाह रहे हो कि नहीं कंपोजिशन का, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो, एड्रेस आपका, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, क्या एक्टिविटीज कैरी ऑन करने वाले हो, डिटेल्स आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स एंड आधार ऑथेंटिकेशन। ये सारा क्या करेगा? पार्ट बी में फिल करके यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो करके क्या करेगा? सबमिट कर देगा अपनी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे ही रिसीव होगी एक एक्नॉलेजमेंट आएगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली, उसके पास एक क्या आ जाएगा? एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन को, उसको क्या करना होता है भाई? वो TRN क्यों लेता है? उसको एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करना पड़ता है। क्या चीज का? एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करना होता है। उसके लिए वो क्या यहाँ पे TRN लेता है और उसके डिपॉजिट के बाद उसे क्या मिलता है? एक्नॉलेजमेंट मिलता है। एक्नॉलेजमेंट मिलता है। अब आपने जो एप्लीकेशन सबमिट कर दी, एप्लीकेशन कहाँ गई? प्रॉपर ऑफिसर के पास गई। प्रॉपर ऑफिसर के पास गई। अब ऑफिसर के पास एप्लीकेशन आई, उसके बाद क्या होगा देखेंगे, सेकेंड वाले डायग्राम में दिया हुआ है। ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन आई तो ऑफिसर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को, एग्जामिन करेगा वो आपके अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट को। सब कुछ सही है तो क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या कर देगा वो? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। सो इफ द सेम इज फाउंड इन ऑर्डर, सारी चीजें, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट सब कुछ परफेक्ट है, तो उस केस में आपको क्या दे देगा? रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। कितने दिन में? 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विदाउट साइट वेरिफिकेशन। कोई जरूरत नहीं साइट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा 7 वर्किंग डेज में। अगर एप्लीकेंट सक्सेसफुली क्या कर लेता है? आधार ऑथेंटिकेशन भी कर लेता है। आधार ऑथेंटिकेशन भी कर लेता है उस केस में। अब आपकी एप्लीकेशन ऑर्डर में तो है, एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप ये तीनों में से किसी केस में आते हो बी कैटेगरी में। क्या 3 केस में? या तो आप फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, आपने किया नहीं अंदर आधार ऑथेंटिकेशन, या आपने ऑप्ट ही नहीं किया। ठीक है, आप फेल हो गए या तो करने में नहीं कर पाए, या आपने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन में, पहली सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, ऑफिसर कैसे लगता है? नहीं भाई, साइट वेरिफिकेशन तो करना ही चाहिए, इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन। या तीसरा, जो भी पर्सन है जो आधार ऑथेंटिकेशन कर रहा है उसको कॉमन पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस पैरामीटर्स टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन। सो डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे कॉमन पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया भाई ये इंसान का क्या करना चाहिए? साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो ये तीनों भी केस में क्या, अगर आप फेल टू डू आधार ऑथेंटिकेशन हो या डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन हो, या ऑफिसर को लगता है आपका साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए, या कॉमन पोर्टल में यहाँ पे बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स ऐसा आता है कि आपका साइट वेरिफिकेशन होना चाहिए, उस केस में रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट होगा? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ साइट एंड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा। तो 30 डेज रजिस्ट्रेशन कब तक ग्रांट करना है ऑफिसर को? यहाँ पे 30 डेज में उसको क्या करना है? यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करना है साइट का और उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना है। एप्लीकेशन में कोई कमी नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं थी, परंतु ये तीनों में से किसी एक केस में आया। अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ही बरोबर नहीं लगी तो फिर ऑफिसर क्या करेगा? नोटिस इशू करेगा। और क्या करेगा? आपकी एप्लीकेशन में उसको कुछ लगा कि भाई यहाँ कुछ तो कमी है, मेरे को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ऑफिसर क्या करेगा? सो ऑफिसर विल इशू नोटिस देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। तो एप्लीकेंट को वो नोटिस इशू करेगा कि भाई मेरे को ये क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मुझे। ठीक है, तो विद इन कितने दिन में उसको नोटिस इशू करनी है? 30 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट्स। अगेन वही बी टैग कैटेगरी वाली अगर तीनों पॉइंट्स है तो जो हमने अभी देखे, तो उस केस में 30 डेज के अंदर उसको क्या करना है? यहाँ पे नोटिस इशू करनी है। अदर केसेस है वो तीनों केसेस में अगर फॉल नहीं होता तो 7 वर्किंग डेज, यहाँ पे 7 वर्किंग डेज जब भी एप्लीकेशन सबमिट हुआ उसके 7 दिन के अंदर ऑफिसर को नोटिस इशू करनी है।
कि भाई आपको क्या क्या सबमिट करना है, वो ऑफिसर बता देगा आपको। अब एप्लीकेंट ने फर्निश तो कर दिया क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कितने दिन में, 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस, और ऑफिसर को लगा बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फुल्ली सेटिस्फाइड। जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया था आपने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे उसने आपने दे दिया 7 वर्किंग डेज में, तो उस केस में ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। जब भी आप इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन दे रहे हो उसके 7 डेज में, उसके 7 डेज में। पर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, या आपने इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं, रिप्लाई नहीं किया, सो ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा टू बी रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ पे जब जब ऑफिसर को जो एक्शन लेना था, यहाँ पे 7 डेज में, यहाँ पे 30 डेज में, यहाँ 30 डेज में, यहाँ 7 डेज में, और उसने नहीं लिया, तो क्या मान ली जाएगी, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे डीम टू बी एक्सेप्टेड मान ली जाएगी। जब जब उसको एक्शन लेना चाहिए था ऑफिसर ने, यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसको, आपने एप्लीकेशन सबमिट की, सब कुछ सही था, आधार ऑथेंटिकेशन भी हो गया, उसको 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना था, उसने नहीं दिया, तो मान लिया जाएगा आपको डीम्ड अप्रूवल हो गया आपकी एप्लीकेशन का। ठीक है, मान लिया जाएगा आपकी एप्लीकेशन का डीम्ड अप्रूवल हो गया। तो जब जब ऑफिसर को जो एक्शन लेना चाहिए था उसने नहीं लिया, तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। तो क्विकली देखेंगे, ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन गई, एप्लीकेशन परफेक्ट है, आधार ऑथेंटिकेशन सही है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, 7 वर्किंग डेज में उसको क्या करना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए। नहीं है, ये बी वाले 3 पॉइंट्स में से किसी में आते हो, तो 30 डेज के अंदर अंदर विद साइट वेरिफिकेशन उसको क्या कर देना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देना चाहिए। एप्लीकेशन तो परफेक्ट है, पर ये 3 में से किसी केस में आते हो तो। पर अगर एप्लीकेशन परफेक्ट नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं ग्रांट करेगा, नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू करने का क्या टाइम लिमिट है, बी वाले केस, तीनों में से किसी केस में आते हो तो 30 डेज में, अदरवाइज 7 डेज में। आप जब उन्होंने नोटिस इशू किया उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपने बिल्कुल सही तरीके से जवाब दे दिया और ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा अगले 7 वर्किंग डेज में। अगर नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। सो इतना ही पार्ट याद रखना है आपको, किस चीज के लिए, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। ये 2 डायग्राम देख लो, अभी एग्जाम टाइम में इतना सफिशिएंट होगा। आगे बढ़ेंगे। नाउ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, हमने भी इसके पहले जो चार्ट देखा इसमें आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब कुछ 2-3 महीने बाद कुछ चेंज होता है, हो सकता है आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, हो सकता है आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट 2 टाइप का होता है, एक अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स और एक अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स। ये सब आई एम प्रिटी श्योर आप सीए फाइनल वाले हो, आपने देखा ही होगा। परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड इफ चेंज रिलेटेड टू द कोर फील्ड। कोर फील्ड का चेंज है तो ऑफिसर का परमिशन लगता है, अदरवाइज तो आपने जैसे सबमिट किया, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस, ये चेंज किया तो ये जस्ट आपने सबमिट किया और यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो अगर it is related to legal name of business, address of principal place of business, addition, deletion, retirement of partner, director, कर्ता, managing committee, board of trustee, chief executive officer or equivalent responsible for day-to-day affairs of the business. So change of such particulars shall be applicable for all registration of a registered person obtained under the provision of the same PAN. तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन आपको चेंज करने हैं तो इन सारे रजिस्ट्रेशन चेंज में आपको यहाँ पे ऑफिसर की परमिशन लगती है और ये सारे पैन नंबर को एप्लीकेबल होगा। जितने भी एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे जितने पैन नंबर है उन सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा। एक पैन पे जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उन सबके लिए एप्लीकेबल होगा। चेंज डज नॉट वारंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ बेटा, किसी किसी को कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि चेंज मतलब कैंसिलेशन हो रहा है, पुराना रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। बेटा इट इज जस्ट एन अमेंडमेंट, इट इज जस्ट एन अमेंडमेंट। अब प्रोसेस है यहाँ पे, इस पे कभी कभार अगर शॉर्ट नोट आ जाए या कुछ एमसीक्यू में पहुंच जाए तो ये आप सिर्फ फ्लो चार्ट से ही आपका काम हो जाएगा। इसमें इतना ही पढ़ना है। रेगुलर बुक्स में अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट भी दिया था, बट यहाँ पे अपन ने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है या यूआईएन होल्डर है उसको सबमिट करना है एप्लीकेशन विद इन द 15 डेज ऑफ चेंज। कोई भी चेंज अगर हो रहा है, लीगल नेम चेंज कर रहे हो आप, यहाँ पे पार्टनर्स आपके रिटायर हो रहे हैं, नए पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं, तो आपको कितने दिन में इन्फॉर्म करना है जीएसटी पोर्टल में? 15 दिन। जब भी चेंज हुआ उसके 15 दिन में आपको इन्फॉर्म करना है। जीएसटी कॉमन पोर्टल में कोर एरिया से रिलेटेड है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, नॉन कोर एरिया से है तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली अमेंड हो जाएगा, इमीडिएटली आपका सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। अब अगर कोर एरिया से है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर को सब सही लगा तो 15 दिन में वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अमेंड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट अमेंडमेंट इज अनवारंटेड और डॉक्यूमेंट फर्निश्ड इज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर एक शो कॉज नोटिस सर्व करेगा दैट व्हाई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। If the registered person replies to the notice within 7 working days, आपको जैसे ऑफिसर ने नोटिस दी, आपने 7 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे
ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया, वापस से आपके रिप्लाई कर दिया और रिप्लाई आपका सेटिस्फैक्टरी रहा, तो विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस आपको रिप्लाई करना है और आपका सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे रिप्लाई नहीं करते हो, या आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आपने सही रिप्लाई नहीं किया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रॉपर ऑफिसर, इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन 7 days और 15 days, देन इट वुड बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है बेटा, कुछ खास नहीं है, एक बार बस फ्लो चार्ट है, आप लोगों को देख लेने का, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के दिन अपन सेक्शन 22, 23, 24 भी पढ़ा तो सफिशिएंट है। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया कौन होते हैं, ये भी हमने देखा था। A person who has a registered place in some or business in some state in India but wants to effect supply from other place in India and he has not a fixed establishment, then उसे उस state के लिए casual taxable person बोलते हैं। And a non-resident taxable person is one who is a foreigner and occasionally wants to effect taxable supply from any state in India, और उसके लिए उनको GST रजिस्ट्रेशन लगता है। तो अब इन दोनों के लिए कुछ कॉमन प्रोविजन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दे हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 90 डेज का है एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का उनको करना रहेगा। यहाँ पे एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। 90 डेज है, प्लस फर्दर एक्सटेंशन उनका 90 डेज का और हो सकता है, बट उसके लिए जो भी और टैक्स है उनको एस्टिमेट करके पे करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल 25 क्या बोलता है? बड़ी सिंपल सी बात है भाई कि अगर यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ऑफिसर को लगता है फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कब? आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो क्या करेगा? सिंपल सी बात है भाई, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स क्या करना पड़ेगा? उसको अपलोड करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पे। अपलोड करना है कॉमन पोर्टल पे, कब तक? Within a period of 15 working days following the date of verification. Within a period of what? 15 working days following the date of verification. उसको क्या करना है? यहाँ पे अपलोड करना है, उसको अपलोड करना है यहाँ क्या? वेरिफिकेशन रिपोर्ट। बट अगर उसको लगता है यहाँ पे क्या कि वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, कब? बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। किस केसेस में? वो जो हमने देखे थे, कौन सी चीजें थी वहां पे, आपको याद है? जैसे कि अगर फेल्स टू अंडर को आधार ऑथेंटिकेशन हो, या ऑफिसर को ऐसे लगता है फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, या बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस रिस्क पैरामीटर आपको लिया गया फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, उन केसेस में ऑफिसर क्या करेगा? आपका बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। एंड अगेन वही बात है कि जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स है उसको क्या करना है? अपलोड करना है। कहाँ? कॉमन पोर्टल में। कॉमन पोर्टल में कितने दिन पहले? 5 दिन पहले, प्रायर टू द टाइम लिमिट जो दी हुई है उसके 5 दिन पहले क्या करना है? उसको अपलोड करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है फिजिकल वेरिफिकेशन की। आगे आएंगे ओके, वो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक्चुअली ये पार्ट होना चाहिए, आगे आ गया। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्ट फॉर द चेंजेस इन कोर इन्फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, द टैक्सेबल पर्सन शैल बी एबल टू मेक अमेंडमेंट विदाउट रिक्वायरिंग एनी स्पेसिफिक अप्रूवल। जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल नंबर चेंज करना है, आपको ईमेल आईडी चेंज करना है, वो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ वहां पे सबमिट करोगे, वो चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ चेंज फॉर लीगल नेम ऑफ बिजनेस, स्टेट, और ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। The taxable person has to apply for amendment within 15 days. The proper officer then will approve the amendment within next 15 days. For other changes like name of day-to-day functionary, email ID, mobile number, no approval is required and the amendment will be affected by the taxable person on his own name on the common portal. ये हमने already discuss कर लिया। नेक्स्ट, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन कौन कर सकता है भाई? ऑफिसर भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। आप यहाँ पे कब एप्लीकेशन करोगे? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर हो गया, डिसकंटिन्यूएंस हो गया बिजनेस का, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, फुल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फॉर एनी रीजन, डेथ हो गई प्रोप्राइटर की, अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, डिस्पोजल हो गया बिजनेस का, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो गया तो उस केस में क्या हो गया भाई? यू आर नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो उस केस में क्या होगा? इनमें से किसी भी केस पे आप अप्लाई कर सकते हो कैंसिलेशन के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो कैंसिलेशन के लिए। और जितने टाइम आपका यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है आपने, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग आपका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? सस्पेंडेड। सो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड। कैंसिलेशन पॉसिबल इवन फ्रॉम अर्लियर डेट, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से भी हो सकता है भाई कैंसिलेशन। किस केस में? कॉन्ट्रावेंट किया आपने, क्या? प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ के प्रोविजंस आपने कॉन्ट्रावेंट किए। कॉन्ट्रावेंशन जो प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रावेंशन रूल 21 में दिए वो देखेंगे।
रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट कंटेन एनी बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से भाई बिजनेस किया ही नहीं, इशू कर रहा है इनवॉइस या बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स। सप्लाई किया नहीं और यहाँ पे क्या किया कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया। इनवॉइस इशू कर दिया तो भी गलत बात है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रवेंशन में आ जाओगे। वॉयलेट कर रहे हो आप प्रोविजन 171 के एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजंस, वॉयलेट कर रहे हो प्रोविजन रूल 10A के, वॉयलेशन किया आपने ऑफ कंडीशंस ऑफ टेकिंग आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कंडीशंस को ही आपने वॉयलेट की। मिसमैच आ रहा है आपके जीएसटीआर 1 में 3B में, रूल 86B का वॉयलेशन किया। आप मंथली रिटर्न फाइलर हो पर आपने रिटर्न ही नहीं फर्निश किए, कंटिन्यू 6 महीने तक आपने रिटर्न फर्निश नहीं किए। क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो और आपने फर्निश नहीं किए रिटर्न कितने दिन के, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड्स के यहाँ पे आपने रिटर्न फर्निश नहीं किए। तो ये सारे क्या है, ये प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रवेंशन दिए हुए हैं कहाँ पे, रूल 21 में। रूल 21 में इस केस में भी क्या हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अर्लियर डेट से। फिर आप कंपोजिशन डीलर हो और आपने फर्निश नहीं किया रिटर्न, पूरे साल का जो रिटर्न फर्निश करना पड़ता है बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न, ड्यू डेट से 3 मंथ्स तक भी आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, आप क्या हो, कंपोजिशन टैक्स पेयर हो। अदर डीलर्स जो नहीं फर्निश किया रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, हमने प्रिस्क्राइब पीरियड्स देख लिए मंथली और क्वार्टरली के। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था पर बिजनेस शुरू ही नहीं किया, मजाक मस्ती में रजिस्ट्रेशन लिया है क्या भाई। सो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन आपने लिया है और बिजनेस कमेंस नहीं किया 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपने ऑब्टेन तो कर लिया बट कैसे ऑब्टेन किया, फ्रॉड से, विलफुल मिसस्टेटमेंट से या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से। सो इन सभी केसेस में क्या हो सकता है, आपका कैंसिलेशन हो सकता है इवन फ्रॉम द अर्लियर डेट, इवन फ्रॉम द अर्लियर डेट। ठीक है, तो ये हुए कुछ कैंसिलेशन के प्रोविजंस। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपका रजिस्ट्रेशन जब भी कैंसिल होगा तो व्हाट यू हैव टू, आईटीसी का क्या होगा, यू हैव टू पे आईटीसी ऑफ इनपुट्स इन स्टॉक कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स और प्लांट और मशीनरी और आउटपुट टैक्स विच एवर इज हायर। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स पे ईदर आईटीसी लेस स्पेसिफिक परसेंटेज और टैक्स और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने यहाँ पे आईटीसी के चैप्टर में हमने ऑलरेडी समझा था। Cancellation of registration shall not affect the taxable liability of taxable person for the period prior to cancellation to pay tax or other dues to discharge any obligation irrespective of time of determination either before or after cancellation। तो cancellation आपका किया गया है उस केस में आपकी liability यहाँ पे खत्म नहीं होती, prior to cancellation की liability आपकी खत्म नहीं होती। आपने इस महीने cancellation अप्लाई किया, पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब भी आप रजिस्टर्ड पर्सन थे उस टाइम की आपकी liability रहेगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव। वो जो मैंने डिटरमाइन किया वो कब किया, बिफोर आफ्टर कैंसिलेशन कभी भी डिटरमाइन किया ऑफिसर ने फॉर एग्जांपल, उसे फर्क नहीं पड़ता बट यू विल बी लायबल, यू विल बी लायबल। अब सस्पेंशन आपका कब से इफेक्टिव रहेगा, अब क्या हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन ने अप्लाई किया किस चीज के लिए, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। किसने अप्लाई किया, रजिस्टर्ड पर्सन ने। तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कब से सस्पेंड होगा, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन या डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट, कैंसिलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर। तो जिस दिन भी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो या डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर, क्या होगा आपका, जहां आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा। बट आपके कैंसिलेशन डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया, डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया, तो उस केस में क्या होगा भाई, डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वही बताएगा, या जो ऑफिसर डेट डिटरमाइन करेगा तब से ही आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा। अब क्या हुआ, रिटर्न आपके कंपेयर किए गए, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन ने जो भी रिटर्न यहाँ पे फर्निश किए सेक्शन 39 के अंदर, जीएसटीआर 3 भी हो सकता है, उसको फॉर एग्जाम्पल कंपेयर किया उन्होंने जीएसटीआर 1 से या 2A से। तो जो भी आपका रिटर्न आ रहा है अंडर सेक्शन 39, जो भी आपको एप्लीकेबल रिटर्न है उसको यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा जीएसटीआर 1 से 2A से, या कोई और एनालिसिस है वो किया जाएगा, जिससे पता चलता है कि भाई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, एनोमॉलीज है, जो बता रहे हैं भाई कॉन्ट्रावेंशन किया है इसने, कॉन्ट्रावेंशन किया है जिसके कारण उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, या उसने कॉन्ट्रावेंट किया प्रोविजन रूल 10A के, रूल 10A के मतलब बैंक अकाउंट डिटेल्स जो फर्निश करने रहते हैं वो जो टाइम पीरियड दिया तब तक उसने फर्निश नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, या तो 3B या आपका जो भी रिटर्न है उसको कंपेयर किया जीएसटीआर 1 से 2A से, या कोई और एनालिसिस किया, या यहाँ पे आप उससे क्या पता चला कि भाई आपने यहाँ पे क्या करके रखी, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ करके रखी हुई है, कॉन्ट्रावेंशन करके रखा हुआ है जिसके कारण आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए, या आपने क्या किया, रूल 10A के हिसाब से बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश नहीं किए, तो उस केस में क्या किया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा।
आपको नोटिस इशू की जाएगी कितने दिन के अंदर अंदर, यहाँ पे 30 डेज के अंदर अंदर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया नहीं जाए। डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे, पहले आपको नोटिस इशू करेंगे 30 डेज के अंदर अंदर कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया नहीं जाए। जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसको क्या नहीं करना है, जिस पीरियड में उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, जिस पीरियड में उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है उसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना है। टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना है मतलब क्या होता है कि भाई टैक्स नहीं लगाना है, वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता और टैक्स नहीं लगा सकता। सेल तो करते ही रहेगा भाई, बिजनेस थोड़ी ना बंद करके बैठेगा। टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता मतलब टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करना है और टैक्स चार्ज नहीं करना है, टैक्स कलेक्ट नहीं करना है उसको। He shall not be required to furnish any return under section 39 भाई जब सस्पेंडेड रहेगा रजिस्ट्रेशन तब कोई रिटर्न फर्निश करने की आवश्यकता नहीं है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस फर्स्ट रिटर्न बिल्कुल अप्लाई होगा बाद में, जो आपका ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन है, सस्पेंशन के बाद में क्या रहेगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस और फर्स्ट रिटर्न आपको अप्लाई होगा सस्पेंशन के पीरियड का। कब, सस्पेंशन के बाद में, ठीक है। जब आपका कैंसिलेशन डिपार्टमेंट कर रहा है तब आपको कोई रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा। जो सस्पेंशन है आपका रिवोक हो जाएगा कब, जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी सारी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स तो ऑब्वियसली सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा यहाँ पे। और सस्पेंशन आपने अगर रिटर्न फर्निश करने थे और आपने रिटर्न फर्निश कर दिए, आपका यहाँ सस्पेंड क्यों किया गया था, क्योंकि आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया था। तो अब अगर आप रिटर्न फर्निश कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया, आपका सस्पेंशन रिवोक कर दिया जाएगा, आपका सस्पेंशन रिवोक कर दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 10A का यहाँ पे आपका क्या हो रहा था भाई, आपने 10A कंप्लाई नहीं किया था, बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश नहीं किए थे, अब बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश कर दो, सस्पेंशन क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। और प्रॉपर ऑफिसर के पास तो कभी भी ड्यूरिंग द यहाँ पे पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स पावर है कि वो किसी भी टाइम क्या कर सकता है, आपका सस्पेंशन रिवोक कर सकता है, आपका सस्पेंशन रिवोक कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर। आगे आएंगे, नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। भाई रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अब जिसका रजिस्ट्रेशन क्या किया है, प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है, प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया तो क्या कर सकते हो आप, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कर सकते हो। कितने दिन में, 90 दिन के अंदर अंदर, 90 डेज। कब से, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन के 90 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन कर सकते हो रिवोकेशन की। क्या एक्सटेंशन अवेलेबल है मैम, यस फर्दर एक्सटेंशन अवेलेबल है, कितने दिन का, 180 डेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज का एक्सटेंशन अवेलेबल है बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद में क्या होता है, डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंडेड रजिस्ट्रेशन। क्या हुआ बात कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों सस्पेंड किया गया था, क्योंकि आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, क्योंकि आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया। तो अभी क्या बोला कि अच्छा आपका क्या कर दिया जाएगा भाई, डीम्ड रिवोकेशन कर दिया जाएगा सस्पेंडेड रजिस्ट्रेशन का। अगर आप क्या करते हो, रिटर्न्स फर्निश कर देते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे सस्पेंड किया गया था, क्या बोले, डीम्ड रिवोकेशन हो जाएगा, डीम्ड रिवोकेशन हो जाएगा। इसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फर्निश कर सकते हो। कब तक के, क्या टाइम पीरियड आपको अलाउ किया गया है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 डेज तक के, या बिफोर फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, GSTR1 जो फर्निश करते हो, IFF फर्निश करना है आपको, उसके पहले, विच एवर इज अर्लियर, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या जो भी आपका GSTR1 या IFF फर्निश करना है उसके पहले विच एवर इज अर्लियर आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी, बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी, ठीक है। नेक्स्ट आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन किसके लिए मैंडेटरी है, न्यू एप्लीकेंट्स के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। पुराने एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन जिनका है भाई, अब आधार ऑथेंटिकेशन उनको भी करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है वो इनवैलिड मान लिया जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। किसको आधार ऑथेंटिकेशन की लाइबिलिटी नहीं है, सबसे पहले देखेंगे। सो जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है। सेकंड, डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है। थर्ड, लोकल अथॉरिटी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, स्टैट्यूटरी बॉडी को नहीं करना है, PSU को नहीं करना है, या जो अप्लाई कर रहा है UIN के लिए, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, उनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। इतने लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, अब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, या हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें जो फ्रेश एप्लीकेंट है, उनके लिए क्या बोला है यहाँ पे अदर देन इंडिविजुअल हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे अदर देन इंडिविजुअल हो, जब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उसी टाइम आधार ऑथेंटिकेशन कर लो, अगर आधार ऑथेंटिकेशन आप करते हो तो उस केस में क्या बात है, जो आपका डेट ऑफ सबमिशन रहेगा, यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन किसको माना जाएगा, जिस दिन आप यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, विच एवर इज अर्लियर,
ठीक है। सो इस केस में डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप आधार अथेंटिकेशन करते हो तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, जिस दिन आप आधार अथेंटिकेशन कर रहे हो या 15 दिन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, विच एवर इज अर्लियर क्या मान ली जाएगी आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। बट अगर आप फेल्स टू डू आधार अथेंटिकेशन हो या आपने डज नॉट ऑफर आधार अथेंटिकेशन है, उस केस में क्या होगा भाई, आपको नोटिस दी जाएगी कितने दिन में, नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे ऑफिसर ने नोटिस नहीं दिया तो उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्रूवल। ठीक है, सिंपल सी बात है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे आएंगे बायोमेट्रिक बेस्ड आधार अथेंटिकेशन। ठीक है, किसके लिए भाई, मैं अगर ऑप्ट करती हूँ आधार अथेंटिकेशन के लिए, पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे कहाँ स्टार्ट किया, गुजरात में। क्या बायोमेट्रिक बेस्ड आधार अथेंटिकेशन करना रहेगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार अथेंटिकेशन करेगा कौन, हाई रिस्क एप्लीकेंट के केस में जो ऑप्ट कर रहे हैं आधार अथेंटिकेशन के लिए। कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन पोर्टल फाइंड आउट करेगा बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स की भाई इनको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार अथेंटिकेशन करना है। जिन्हें करना है उन्हें करना पड़ेगा, और साथ में उनकी फोटोग्राफ ली जाएगी, जहां पे एप्लीकेंट इंडिविजुअल है तो उसकी, जहां एप्लीकेंट इंडिविजुअल नहीं है तो बताएंगे किन इंडिविजुअल्स की। साथ में वेरीफाई कराना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए हैं एप्लीकेशन के साथ में। कहां वेरिफिकेशन होगा, नोटिफाइड फेलिसिटेशन सेंटर में। और आपकी एप्लीकेशन को तभी कंप्लीट माना जाएगा जब ये सारा कुछ आप प्रोसेस कर लेते हो, और आपको एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा जब आप बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर दोगे उसके बाद में। तो सिंपल सी बात है, ये रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है किसके, कहां पे आएगी, अभी पायलट बेसिस पे पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में आया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल 10B आधार अथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। कब, 1/4/2021 को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर 25/6D। 6D वालों को छोड़ो, 6D तो वैसे भी नॉट लायबल फॉर आधार अथेंटिकेशन है। बाकी सारे रजिस्टर्ड पर्सन जिनको इशू किया हुआ है क्या, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उन्हें क्या करना है, आधार अथेंटिकेशन करना है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है, अदर देन 25/6D। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन को क्या बोला कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज ऑन 1/4/2021 आपको आधार अथेंटिकेशन करना है। अगर आपको ये 3 चीजों के लिए एलिजिबल कर होना है, क्या 3 चीजें, आपको क्या फाइल करना है, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके लिए एलिजिबल होना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, आधार अथेंटिकेशन। सेकंड, रिफंड की एप्लीकेशन करनी है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, आधार अथेंटिकेशन। थर्ड, आपको रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया, IGST पे किया और उसका रिफंड चाहिए। तो ये तीनों में से कोई भी चीज अगर आपको करनी है, आप इसके लिए कब एलिजिबल होगे, जब आप आधार अथेंटिकेशन करोगे। इफ आधार नंबर हैज नॉट बीन असाइन टू अ पर्सन, अगर यहाँ पे किसी को आधार नंबर असाइन नहीं करता, तो हमारी बात हुई थी ऑलरेडी, उसको क्या देंगे, ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देंगे। तो उन्हें क्या दिया, रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार अथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर। ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे, क्या बोला इन्होंने, जिसको आधार नंबर ही असाइन नहीं हुआ है, उसको क्या करना है, सच पर्सन शैल फर्निश द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसको ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देना है। पहला, हिज हर आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप, आप क्या करोगे, आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप दे दोगे, और उसके साथ में ये चारों में से कोई भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट दे सकते हो। कौन सा, पहला बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये क्या करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट देने। सच पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। उन्हें क्या करना है, उनको आधार अंडरगो करना है, आधार ऑथेंटिकेशन का नंबर शैल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, कितने दिन में, विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। आधार नंबर अलॉट होने के 30 days के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है प्रोविजन यहाँ पे भाई, जैसे ही आधार नंबर आ गया उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना है। किसने, जिसको आधार नंबर असाइन नहीं हुआ था और जिसने ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिए थे। ये क्या है, रूल 10B, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए आया था। ये 3 चीजों के लिए एलिजिबल होना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। एंड अगेन ये किसको अप्लाई नहीं होता, 25/6D को नहीं अप्लाई होता, जो ऑलरेडी लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये देखो हमने चार्ट में देखा था 25/6D वाले लोग। ठीक है, नेक्स्ट, अनरजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर, कितना थ्रेशोल्ड लिमिट तक के उनको परमिशन दी हुई है कि आप सप्लाई कर सकते हो गुड्स थ्रू ECO, और उस केस में स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी रहेगी ECO को। देखेंगे किसकी बात हो रही है भाई, क्या बात हो रही है, अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो किसके, ECO के थ्रू, गुड्स सप्लाई कर रहे हो ECO के थ्रू, वो ECO जिसकी TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपका एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर में भी पिछले साल में भी अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट है।
तो आपको एग्जाम किया था रजिस्ट्रेशन से, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। किसकी बात हो रही है, आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स ईसीओ के थ्रू, जिस ईसीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीसीएस कलेक्ट करने की, और आप उस ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, पर आपको रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जाम किया हुआ है। किस केस में, यहाँ पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ही आप रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड हो। क्या कंडीशन है वो, सबसे पहले आपको इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना है, आपको इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना, तभी आपको एग्जामेशन मिलेगा रजिस्ट्रेशन से। आप गुड सप्लाई कर सकते हो बट इंटर स्टेट नहीं कर सकते। फिर आपको क्या नहीं करना है, एक स्टेट से ज्यादा, एक यूनियन टेरिटरी से ज्यादा आपको सप्लाई नहीं करना है। पैन नंबर लेना पड़ेगा, कॉमन पोर्टल पे डिक्लेयर करना पड़ेगा आपका पैन, आपका एड्रेस, किसका, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस, स्टेट यूनियन टेरिटरी जहां पे आप सप्लाई करना चाहते हो, और ये सब कुछ क्या होगा, वैलिडेट होगा कॉमन पोर्टल में। तीन चीजें, पैन नंबर, एड्रेस एंड यहाँ पे स्टेट जिसमें आप सप्लाई करना चाहते हो। फिर आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा कॉमन पोर्टल में, यहाँ पे सक्सेसफुल वैलिडेशन हो गया आपके पैन का, उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक स्टेट में यहाँ पे क्या बोला गया, शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी, आपको एक एनरोलमेंट नंबर से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। आपको नो सप्लाई ऑफ गुड शैल बी मेड बाय ईसीओ अनलेस सच पर्सन हैव ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर ऑन द कॉमन पोर्टल। ईसीओ आपको अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे कोई भी सप्लाई करना जब तक कि आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है, तब तक के, ठीक है। और वेयर अगर आपको सब्सिक्वेंटली रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सब्सिक्वेंटली ग्रांट किया जाता है तो उस केस में एनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा, सीज टू बी वैलिड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कब से, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जो ईसीओ है यहाँ पे, द ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट व्हाट, टीसीएस किसमें, अंडर सेक्शन 52 उसको नोटिफाई किया गया है कि उसको क्या करना है, स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी है। किस केस में, अगर यहाँ पे ये अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ईसीओ के प्लेटफॉर्म से गुड सप्लाई कर रहे हैं तो उसको एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी है। ईसीओ को क्या स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी है, वो अलाउ कर देगा ओनली इफ अगर एनरोलमेंट नंबर अलॉट किया है तो, पहली बात। दूसरी बात, इंटर स्टेट सप्लाई उसको अलाउ नहीं करना है। तीसरी बात, उसको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। और चौथी बात, जो भी सप्लाईज ये लोग कर रहे हैं उसको उसके जीएसटीआर रेट में बताना है, जीएसटीआर रेट में बताना है। खाली इतनी सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। क्या चीजें ईसीओ, क्या चार चीजों का ध्यान रखना है कि भाई एनरोलमेंट नंबर अलॉट हुआ है तो ही उसको अलाउ करेगा सप्लाई करने के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को। उसके बाद में सेकंड, इंटर स्टेट सप्लाई अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद में थर्ड, टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। फोर्थ, जीएसटीआर 8 में बताएगा, जीएसटीआर 8 में बताएगा। बस बड़ी सिंपल सी बात है एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है बेटा। ऑल द बेस्ट, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस एकदम हाईएस्ट लेवल पे, ठीक है। बढ़िया पेपर लिख के आना। ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय।